नमस्कार। तो कभी सोचा है कि रेगिस्तान की रेत पर एक पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा हो सकता है? आज हम बीकानेर की उसी अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे, एक ऐसे साम्राज्य की जो थार के बीचों बीच फला फूला। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में ये शानदार किला आखिर बना तो बना कैसे? सच कहूं तो इसकी ये भव्यता ही है जो हमें बीकानेरी के इतिहास की गहराइयों में खींच कर ले जाती है। तो इस किले की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, उस महत्वाकांक्षी राजकुमार तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। पता है, बीकानेर का पूरा सफर एक ताने से शुरू हुआ था, एक व्यंग्य से। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने ये बात अपने बेटे राव बीका से कही थी, और बस यही एक बात एक नए राठौड़ साम्राज्य की नींव बन गई। तो राव बीका ने क्या किया? उन्होंने उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सबसे पहले तो उन्होंने एक नया राज्य बसाने की प्रतिज्ञा ली। फिर वो पहुंचे देशनोक में पूजनीय करणी माता का आशीर्वाद लेने, और आखिर में अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने स्थानीय जाट नेता नेरा के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन किया। और मजे की बात तो यह है कि इस शहर का नाम ही अपनी कहानी बताता है। बीका और नेरा दोनों को मिलाकर बना बीकानेर। ये नाम हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि साम्राज्य की नींव सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से भी रखी गई थी। वो साल था 1488, अक्षय तृतीया का शुभ दिन, जब इस शहर की नींव रखी गई। और जानते हैं, ये दिन आज भी बीकानेर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीका जी ने तो नींव रख दी, लेकिन अब देखते हैं कि उनके बाद आने वाले शासकों ने उस नींव पर कैसे एक शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य खड़ा किया। देखिए, बीकानेर के इतिहास में कई महान शासक हुए, पर ये तीन नाम ये जैसे तीन मजबूत स्तंभ हैं। पहले राव लूणकरण, जो अपनी उदारता के लिए कलयुग का कर्ण कहलाए। फिर महाराजा राय सिंह, जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा गया, और इन्होंने ही जूनागढ़ किला बनवाया। और तीसरे महाराजा अनूप सिंह, कला के इतने बड़े संरक्षक कि उनके समय को बीकानेर की कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो याद आया वो शानदार किला जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। हाँ, उसे महाराजा राय सिंह ने ही बनवाया था। असल में मुगल दरबार में उनकी जो ऊंची हैसियत थी ना, उसी ने बीकानेर को वो राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि दी जो इसके विकास के लिए बहुत जरूरी थी। अब कहानी एक ऐसे शासक की तरफ मुड़ती है जिसने आधुनिक युग में आके इस रेगिस्तानी राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह की। ये तारीख 1927 बीकानेर के लिए ये एक कह सकते हैं एक क्रांतिकारी साल था। एक ऐसा साल जिसने इस रेगिस्तान की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर बनवाई और सतलुज नदी का पानी बीकानेर की सूखी धरती तक ले आए। सोचिए, बंजर जमीन लहलहाते खेतों में बदल गई, और इस इलाके में ऐसी खुशहाली आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके इसी अविश्वसनीय काम के लिए उन्हें एक उपाधि दी गई, आधुनिक भारत का भगीरथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह पौराणिक ऋषि भगीरथ स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे, ठीक उसी तरह महाराजा गंगा सिंह रेगिस्तान में जीवन देने वाली एक नदी ले आए थे। लेकिन महाराजा गंगा सिंह सिर्फ एक निर्माता नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर में मशहूर गंगा रिसाला नाम की ऊंटों की सेना बनाई, जो वर्ल्ड वॉर में भी लड़ी। वो एक महान शिक्षाविद थे ही, साथ ही एक ऐसे राजनेता भी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, अब युद्ध और राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बीकानेर की उस समृद्ध सांस्कृतिक और खानपान की विरासत पर नजर डालते हैं जो आज इसकी असली पहचान है। बीकानेर की कला वाकई में बहुत खास है। एक तरफ है उस्ता कला, मतलब ऊंट की खाल पर सोने की बारीक नक्काशी, तो दूसरी तरफ है धार्मिक चित्रों वाली मथेरण कला। और बीकानेरी भुजिया को कैसे भूल सकते हैं? दुनिया भर में मशहूर इस भुजिया का जन्म भी यहीं महाराजा डूंगर सिंह के समय में हुआ था। है ना इतिहास का एक मजेदार और स्वादिष्ट किस्सा। चलिए अब हम बीकानेर के एक रियासत के तौर पर आखिरी अध्याय पर आते हैं और जानते हैं कि आधुनिक भारत में इसका विलय कैसे हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था। जब भारत आजाद हुआ तो महाराजा शार्दुल सिंह ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई। पता है,
बीकानेर वो सबसे पहले रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने भारत के एकीकरण में एक मिसाल कायम की। तो देखिए, 1947 में भारत की आज़ादी के ठीक बाद विलय पत्र पर दस्तखत हुए और उसके ठीक 2 साल बाद 30 मार्च 1949 को बीकानेर आधिकारिक तौर पर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये तो जिंदा है। ये आज भी जूनागढ़ किले की दीवारों में, लालगढ़ पैलेस की शान में और रामपुरिया हवेलियों की खूबसूरत वास्तुकला में सांस लेता है। तो फिर इन सब बातों के बाद सवाल वही है कि आखिर बीकानेर का इतिहास है क्या? ये कहानी है एक राजकुमार की महत्वाकांक्षा की, एक महाराजा की दूरदर्शिता की और रेगिस्तान में टिके रहने के जज्बे की। ये वीरता और कला की एक ऐसी विरासत है जो आज भी बीकानेर की सड़कों में, इसके महलों में और इसके लोगों में जिंदा है।